हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशंस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुके थे। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो लेकर आइए, तो आज हम लोग इसी को देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग साइंस का अपलोड करेंगे तो हम लोग फिर उसको भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप लोग अभी तक हमारे ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप दोनों में से जहां भी चाहे ज्वाइन हो सकते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो हिस्ट्री में टोटल क्वेश्चन की जो संख्या रहती होगी सब्जेक्टिव की, आपको पता होगी। तो हिस्ट्री में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो संख्या होती है शॉर्ट टाइप की, वो रहती है 5, जिसमें से हमको 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो हम लोग इस वीडियो में भी 3 ही क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, बाकी का 2 क्वेश्चन हम लोग कभी फिर देख लेंगे, नहीं तो वीडियो हम लोग का लॉन्ग हो जाएगा और जिस स्टूडेंट का एग्जाम है उन लोगों के लिए तो भी बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग जो फोकस करते हैं और आप लोगों को भी जो फोकस करना चाहिए जो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, वो है आपको पॉइंटेड क्वेश्चन को। किस क्वेश्चन को? पॉइंटेड क्वेश्चन को। पॉइंटेड क्वेश्चन में आपका नंबर नहीं करता है। अगर 2 पॉइंट कहता है लिखने के लिए, आप 2 पॉइंट लिखिएगा, दोनों पॉइंट पे एक एक नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग पॉइंटेड क्वेश्चन पर हमेशा ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति का 2 कारण क्या हो सकता है? तो 2 कारण निम्न में। पहला जो कारण है वो है मजदूरों की दयनीय स्थिति। अगर आपसे कोई पूछा रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें, तो पहला आप लोग क्या दीजिएगा? मजदूरों की दयनीय स्थिति, और इसके बारे में 2 लाइन लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछ सकता, अगर सेंट्रल एग्जाम में पूछा है तो बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। तो मजदूरों की दयनीय स्थिति, तो इसके बारे में हम लोग 2 लाइन लिखते हैं। तो रूस में मजदूरों की आर्थिक स्थिति जो है वो काफी दयनीय हो गई थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, मजदूरी बहुत कम थी, उसके साथ दुर्व्यवहार तथा उनका शोषण भी किया जाता था। और ये मजदूर पूंजीपति व्यवस्था तथा जारशाही की निरंकुशता का अंत कर संभावक शासन को स्थापित करना चाहते थे। तो आप लोग जिस टाइप से यहाँ लिखा गया आप लोग उसी टाइप से आंसर लिखेंगे तो ही आपको अच्छे से नंबर मिल सकता है। तो हम लोग उसी तरह से आपको बता भी रहे हैं और ये एग्जाम के प्रिपरेशन से भी इसी तरह से आप लोग लिखेंगे। और दूसरा जो कारण था वो था हमारा औद्योगिकीकरण की समस्या। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था हमारा औद्योगिकरण की समस्या। तो रूस में अलेक्जेंडर द्वितीय के समय में औद्योगिकरण की जो तीव्रता आई, लेकिन रूसी औद्योगिकरण जो है पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था। और यहाँ जो विदेशी पूंजीपति जो थे उसका आर्थिक शोषण बढ़ावा दे रहे थे, और इन्हीं कारणों से जो है वहाँ के लोगों में असंतोष था, जिस कारण हमारी रूसी क्रांति हुई। तो रूसी क्रांति के 2 कारण, पहला जो आपका था, पहला कारण क्या था हमारा? पहला था हमारा मजदूरों की दयनीय स्थिति के बारे में, और दूसरा था औद्योगिकरण। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग अपना आंसर को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भूमंडलीकरण ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को योगदान को स्पष्ट करें। और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका था, नगरीय जीवन एवं आधुनिक एक दूसरे से अधिक रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। नगरीय जीवन, जो नगर का जीवन था, और आधुनिक एक दूसरे से अधिक रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। इन दोनों में अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप भी दे सकते हैं, नहीं तो हम लोग पॉइंटेड वाइज क्वेश्चन पे आंसर देंगे। ये भी बहुत आसान है, इसके बारे में भी 2 लाइन दे देंगे कि उसके आने से जो है बहुत सारे उद्योग, बड़े बड़े उद्योग लगना स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर देते हैं, क्योंकि ये हमारा पॉइंटेड क्वेश्चन है। तो कोयला एवं लौह औद्योगिकरण ने गति प्रदान की टिप्पणी लिखी। मतलब कि मैं उस क्वेश्चन को फोकस दे रहा हूं, जैसे आपका हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन है तो उसमें 3 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहता, तो मैं भी यहाँ आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं। तो कोयले एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की, इस पर एक टिप्पणी लिखने के लिए कहता है। तो वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लौह उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती थी, इसलिए अंग्रेज ने क्या किया था, तो इन लोगों ने बहुत अधिक ध्यान दिया कोयले एवं लौह उद्योग की औद्योगिकरण पर। तो इंग्लैंड में लौह एवं कोयले की प्रचुर मात्रा की खानें थी, और सन 1815 में हेम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए सेफ्टी लेंस का आविष्कार किया, और 1815 में हेनरी ने शक्तिशाली भट्टी बनाई, जिससे लौह उद्योग को बढ़ावा मिला। और इस तरह से हमारा क्या हुआ, कोयले एवं लौह उद्योग को औद्योगिकरण में गति प्रदान मिली। तो ये आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता है, हेम्फ्री डेवी का जो आविष्कार कब हुआ था, तो 1815 में। मतलब सेफ्टी लेंस का आविष्कार कब हुआ था, तो 1815 में। किसने किया था, तो हेम्फ्री डेवी ने किया था। तो इस तरह से आपका कोयले एवं लौह औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे, इस पर एक टिप्पणी लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और आप लोग ध्यान देंगे कि आपके
सेंटअप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके क्वेश्चन बैंक से पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 2013 में पूछे गए हैं। अब बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन के कारण बताएं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के कारण बताया, जब मैं इसके चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ रहा था तो उसमें ही बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन का क्या सब कारण थे। तो पहला जो कारण था असहयोग आंदोलन का वो क्या था। असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख कारण थे। कितने कारण थे? 3 प्रमुख कारण थे। पहला जो कारण था वो था आपको खिलाफत का मुद्दा। पहला क्या था? खिलाफत का मुद्दा। दूसरा जो था वो पंजाब में सरकार के विरुद्ध बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। और थर्ड था हमारा स्वराज की प्राप्ति करना। तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन के कारण। यहाँ पे हमसे कारण नहीं पूछ रहा तो हम लोग कारण ही लिखेंगे, व्याख्या पूछता तो हम लोग व्याख्या करते थे। अगर आप लोग को व्याख्या करने की इच्छा है तो कर दीजिए, अगर नहीं भी करनी है तो आपको इसमें 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। तो असहयोग आंदोलन के 3 कारण कौन से हैं? खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार के विरुद्ध बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, और तीसरा जो था वो क्या था? स्वराज की प्राप्ति करना। अब इसके लॉन्ग टाइप की ओर बढ़ते हैं। और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन कैसा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन है वो आपका है लॉन्ग टाइप। ये जो क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के जीवनी के सिद्धांतों का वर्णन करें, ये हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। किस टाइप का क्वेश्चन है? लॉन्ग टाइप का। तो आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स के जीवनी, तो पहले इसके हम लोग जीवनी के बारे में लिख लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। समाजवादी विचारधारा से आगे बढ़ने का कार्य कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्ल मार्क्स को रूसो, मार्क्सियो एवं हिगेल की विचारधाराओं का गहरा प्रभाव पड़ा था। किसका? रूसो, मार्क्सियो एवं हिगेल की विचारधाराओं का क्या प्रभाव था? गहरा प्रभाव पड़ा था। मार्क्स और एंगेल्स ने मिलकर 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था और 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे हम लोग समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है, जिसकी रचना 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने की थी। तो ये था हमारा कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। आप लोग हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके सिद्धांत की तरफ। इसका सिद्धांत जो था कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ये हमारा कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा जो था वो था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा जो था कार्ल मार्क्स का सिद्धांत वो था इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा जो था वो है मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत। और 5वां जो था वो था राजहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। तो ये हमारा कार्ल मार्क्स का जो है मुख्य सिद्धांत था। तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कार्ल मार्क्स का मुख्य सिद्धांत। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए है, और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। कार्ल मार्क्स की जीवनी तो आप लोग नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, क्योंकि आपको ये सुविधा रहेगी, आप लोग आंसर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सब। तो आते हैं हम लोग इसके अब 7 नंबर क्वेश्चन पर। इसी में लॉन्ग टाइप में ही आपसे पूछा गया था राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारणों पर चर्चा करें। हमारा लॉन्ग टाइप था तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूं। तो क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों का चर्चा करें। तो ये हमारा एक पॉइंटेड क्वेश्चन है और मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ कि पॉइंटेड क्वेश्चन पर आप लोग अच्छे से फोकस करेंगे। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव की चर्चा करें। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण, तो पहला जो कारण तो वो क्या था? पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां, पुनर्जागरण के जो फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियां, ये सब हमारा राष्ट्रवाद के उदय के कारण है। दूसरा था वह था फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श। तीसरा जो था वो था नेपोलियन का सैन्य विमान एवं प्रशासनिक व्यवस्था। चौथा जो था वो था मध्यम वर्ग का उदय एवं उदारवादी सोच। 5वां जो था वो था तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश। और 5वां था हमारा मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। तो ये हमारा राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। आते हैं हम लोग इसके प्रभाव पर। तो इसका प्रभाव जो पड़ा राष्ट्रवाद का वो था राष्ट्रीयता की भावना सब में जगी। राष्ट्रवाद का जो परिणाम हुआ उससे क्या हुआ? सबके मन में राष्ट्रीयता की भावना जगी, प्रेरित होकर अनेक क्रांति हुए और प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों का प्रभाव जो है वो कमजोर कर दिया। किस नीति के द्वारा? तो राष्ट्रवादी नीति के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन का आंसर देख लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस की तरफ। तो हिस्ट्री के हम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर देख लिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन का छोड़ा करके। तो पॉलिटिकल साइंस में जो आपको शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है वो क्या है? वो 6 है। वह क्या है? वो पॉलिटिकल साइंस में वो टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। मतलब 4 क्वेश्चन का आपको छोड़ देना है,
दो क्वेश्चन का सिर्फ आपको गिन के आंसर देना है, 6 में 2 देना है। तो पहला क्वेश्चन आपका पंचायती राज क्या है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये पॉइंटेड वाला क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को नहीं बताया। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग करने में टाइम लग जाता है, तो वीडियो लाने में भी टाइम लग जाता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन छोड़ है। तो जो आपको पंचायती, जो ग्राम पंचायत के लेवल का जो राज है वो पंचायती राज है, जिसमें महिलाओं को 55% की भागीदारी मिलती है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। सांप्रदायिकता क्या है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए। सांप्रदायिकता क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करना हमारा क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। राजनीति में जो किसी धर्म को यूज किया जाता है वो हमारा सांप्रदायिकता कहलाता है। तो किस तरह से यूज किया जाता है, तो धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। किस तरह से, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। राजनीति में धर्म को अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष या विशिष्टता के लिए जाति की जाती है। तीसरा जो है वो आपको राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे के पक्षपात करने में लगी रहती है। और चौथा जो है ये किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्म वालियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ये सब हमारा सांप्रदायिकता होता है। ये आपको, ये हमारा पहला नोट्स है, इसको आप लोग पहला नोट्स कर लीजिएगा। पहले लिख दीजिएगा एक लाइन में, राजनीति में धर्म को इस्तेमाल करना हमारा क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता के 4 पॉइंट है जो आप लोग लिख दीजिएगा। धर्म को राष्ट्र का आधार मान लेते हैं। राजनीति में धर्म की व्यक्ति एक समुदाय विशेष की विशेषता के लिए जाती है। राजनीति किसी धर्म विशेष के दावों का पक्षपात करता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आपको सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, सेंटर एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका मतलब कि उस समय नहीं पूछ सकता है, ऐसा कोई भी बात नहीं, आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो सूचना के अधिकार के मुख्य उद्देश्य, पहला था सत्ता में आंशिक साझेदारी करना। पहला क्या पॉइंट था, सत्ता में आंशिक साझेदारी करना। दूसरा तो वो था सरकार के कामकाज पर नियंत्रण रखना, सरकार के कामकाज पर नियंत्रण रखना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो सूचना के अधिकार के आंदोलन के मुख्य उद्देश्य, पहला जो उद्देश्य था वो क्या था, वो था सत्ता में आंशिक साझेदारी करना। दूसरा सरकार के कामकाज पर नियंत्रण रखना, सरकार एवं कर्मचारियों के कार्यों को सार्वजनिक करना। तो ये सूचना के अधिकार का मुख्य उद्देश्य थे। अब अपने बढ़ते हैं हम लोग 11th में क्वेश्चन पर। 11th में क्वेश्चन आपका है नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करिए। आपका 11th में क्वेश्चन था। तो नगर निगम के प्रमुख कार्य, तो नगर निगम को स्थानीय आवश्यकता एवं सुख सुविधा के लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जिसमें नगर निगम के कुछ कार्य निम्नलिखित है। आप लोग पॉइंटेड क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो इसमें से पहला जो आप लोग क्या लिखिएगा, नगर निगम का जो पहला क्षेत्र है काम है वो नगर क्षेत्र में नालियों, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण कराना एवं उसकी देखभाल करना। दूसरा जो काम था वो था कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करना। तीसरा जो काम है वो है पीने के पानी का प्रबंध करना। चौथा जो है वो है गलियों, पुलों एवं उद्यान की सफाई एवं निर्माण करना। और पांचवा जो था वो है मनोरंजन गृह प्रबंध करना। ये सब जो काम है ये किसका काम है, नगर निगम के कार्य काम है। ये कभी कभी पूछता है नगर निगम का क्या काम है, ग्राम पंचायत के क्या काम है, जिला परिषद का क्या काम है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मतलब कि ये सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये सब क्वेश्चन हम लोग पढ़ा चुके हैं जब चैप्टर वाइज पढ़ा रहे थे। तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहां सोशल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें ये सब क्वेश्चन को अच्छे से बताया गया है। आप लोग उस वीडियो को देखना चालू कीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 12th में क्वेश्चन पर। 12th में क्वेश्चन आपका है गठबंधन की सरकार का क्या अर्थ होता है। तो गठबंधन की सरकार का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक दल जब मिलकर सरकार बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उससे गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो बिहार में भी अभी जोड़िएगा तो वो भी गठबंधन की ही सरकार है। तो जब दो या दो से अधिक दल मिलकर जो सरकार बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गठबंधन। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसी तरह से 2 लाइन लिख दीजिएगा, इसका काम हो जाएगा। राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करें। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करें। तो राजनीतिक दल का जो पहला काम होता है वो क्या होता है, नीतियां तथा कार्यक्रम तय करना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे रेगुलर होंगे, जो भी स्टूडेंट हमारे पुराने होंगे, ये सबको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ ये सब क्वेश्चन को अच्छे से। तो राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य, तो राजनीतिक दल के पहला कार्य है नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना। दूसरा जो काम है वो है शासन का संचालन करना। तीसरा जो काम है वो है चुनावों का संचालन। चौथा जो काम है वो है लोकमत का निर्माण। पांचवा है सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य। छठा जो काम है वो है राजनीतिक प्रशिक्षण। सातवां जो है दलीय कार्य। और आठवां हमारा गैर राजनीतिक कार्य भी। ये सब हमारा राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य है। इसमें से आप 4 से 5 पॉइंट भी लिखिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के 4 सुझाव थे।
तो राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या सकता है, हम लोग टोटल 6 क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देख रहे हैं। तो राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के 4 सुझाव। तो पहला का सुझाव है दल बदल कानून को लागू होना चाहिए। दूसरा जो काम है वो है न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए, तभी राजनीतिक दल प्रभावशाली बन सकता है। पहला काम क्या हो गया, दल बदल कानून को लागू करने के लिए। दूसरा, न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। तीसरा, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। चौथा जो काम है वो है राजनीतिक दल महिलाओं और युवाओं के प्रतिनिधि देकर प्रभाव बढ़ाना चाहता है। तो ये 4 जो है वे राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के 4 सुझाव ही मांग रहा है। तो हम लोग 4 सुझाव ही रहते हैं और इसमें 4 नंबर भी आपको मिल जाएगा अच्छे से। तो राजनीतिक दल का 4 सुझाव के सामने में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सब क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है भारत में स्थितियों के सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो जैसे भारत में स्थितियों को सुधार लाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 55% की आरक्षण दी गई है, लोकसभा में भी आरक्षण दी गई है। उसके बाद महिलाओं को बहुत सारे काम में जो है उसको आरक्षण दी जाती है, जैसे हर एक घर शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब आप लोग आंसर लिख सकते हैं अपने मन से भी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ। अगर हम लोग पूरे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो ये वीडियो आधा घंटा में भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम में भी लिखते हैं तो आपको 1 घंटा से प्लस लग जाता है। तो बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। तो इकोनॉमिक्स में जो आपको टोटल लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की संख्या है वो कितनी है, 3 है, जिसमें से 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपका, किसानों को साख एवं ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः कृषि पर आधारित है और यहाँ लगभग 75% लोग जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उससे संबंधित लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग क्या किस तरह से लिखिएगा, आप लोग जिस तरह से आंसर लिखा हुआ है आप लोग उसी तरह से लिखिएगा। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है और यहाँ लगभग 75% जो लोग हैं वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो वो कृषि एवं इससे संबंधित जो है लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। और यहाँ के जो अधिकांश किसान छोटे या सीमांत किसान है और यहाँ के जो छोटे सीमांत किसान है, इसलिए कृषि एवं उससे संबंधित उद्योगों के लिए पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए साख एवं ऋण की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो आपको है मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट, इसको आप लोग HDR भी बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। तो मानव विकास रिपोर्ट एक सूचकांक है जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई वह रिपोर्ट है जिसमें लोगों के शैक्षिक स्तर, जीवन स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। तो पहली बार महबूब उल हक के निर्देशन पर तैयार किया गया था। तो यह सूचकांक किसका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें लोगों के शैक्षिक स्तर, जीवन स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है तय करता था। तो मानव विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार जो है भारत का 126वां स्थान है। कितना स्थान है, 126वां। आते हैं इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पर। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है। लोग बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के उपायों का वर्णन करें और आप इसमें से एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम में पूछेगा, जो आपसे पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार में पिछड़ेपन के क्या कारण है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। अगर इस सेंटर एग्जाम में आपसे अगर पिछड़ेपन का कारण पूछा है तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कि आप लोग बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के बजाय आप लोग बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इकोनॉमिक्स से। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने माइंड में ध्यान से रखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग दूर करने के उपाय को देखते हैं। तो बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा। बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्न उपाय है। पहला आप लोग लिखिएगा जनसंख्या पर नियंत्रण, इसके बारे में एक लाइन लिख दीजिएगा। अगर आप लोग नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। दूसरा जो है वो आपको है कृषि में तेजी से विकास। दूसरा क्या है, कृषि में तेजी से विकास। तीसरा जो है आपको बाढ़ पर नियंत्रण। चौथा जो है, जिसे आप लोग जानते हैं कि बिहार के उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आती है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आधारिक संरचना का विकास। चौथा जो है आपको उद्योगों का विकास, क्योंकि बिहार में बहुत मात्र के ही अब उद्योग बच गए हैं। उसके बाद गरीबी को दूर करना, शांति व्यवस्था की स्थापना, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, ये सब बिहार को पिछड़ेपन से दूर करने का उपाय है। जनसंख्या पर नियंत्रण करके इसके बारे में एक लाइन हो सके तो लिख दीजिएगा। कृषि में तेजी से विकास, बाढ़ नियंत्रण, आधारिक संरचना का विकास, उद्योगों का विकास, गरीबी दूर करना, शांति व्यवस्था की स्थापना, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन और केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का
हस्तांतरण, ये सब बिहार का पिछड़ापन को दूर करने के प्रमुख उपाय हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका है, क्यों उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार में सड़कों का विकास अधिक हुआ है? क्योंकि उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आती है, जिसके कारण सड़कों का बहाव हो जाता है, सड़कें खराब हो जाती है, और दक्षिणी बिहार में जो है उस तरह बाढ़ नहीं आती है, जिस कारण वहां की सड़कें जो है अधिक मात्रा में विकास हो रहा है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। मैं इसको मुंह से ही बता दिया हूँ, आप लोग लिख दीजिएगा। प्रमुख कारण जो है बिहार में उत्तरी बिहार का सड़क का विकास का नहीं होना है, बाढ़ है। यहाँ हमेशा सड़क बनती है और बाढ़ में बह जाती है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुंह से ही बता दिया, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। लेकिन हम लोग थ्योरी में भी 2 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो ज्योग्राफी में टोटल आपको 5 क्वेश्चन पूछती है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें 22 नंबर क्वेश्चन, बिहार में वनों के अभाव के 4 कारणों का उल्लेख करें। बिहार में वन का अभाव के 4 कारण। पहला कारण है वो है मानव का हस्तक्षेप। पहला कारण क्या है? मानव का हस्तक्षेप। दूसरा जो है वो है बढ़ती जनसंख्या। तीसरा जो है आपका है कुछ नदियों द्वारा त्रिभ मार्ग परिवर्तन, कुछ नदियों द्वारा तीन मार्ग परिवर्तन। चौथा जो है हमारा रेल सड़क मार्ग। तो बिहार में वनों के अभाव के 4 कारण। तो पहला क्या हो गया? मानव का हस्तक्षेप, दूसरा बढ़ती जनसंख्या, तीसरी नदियों का त्रिभ मार्ग परिवर्तन, और चौथा रेल मार्ग। अब आते 23 नंबर क्वेश्चन पर, सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में क्या कहता है? अंतर स्पष्ट करने के लिए। तो सार्वजनिक उद्योग, तो इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित होता है। सार्वजनिक उद्योग में किस तरह के उद्योग शामिल रहते हैं? तो सार्वजनिक उद्योग में भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित रहते हैं। इनका संचालन क्या करती है? सरकार स्वयं करती है। सार्वजनिक उद्योग का जो संचालन है वो सरकार स्वयं करती है। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला का लोहा इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग का उदाहरण है। जब ये क्वेश्चन इस चैप्टर के हम लोग इस ज्योग्राफी के चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो वहां मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। तो जो स्टूडेंट्स टाइम में पढ़ के रखे होंगे तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होगी। तो सार्वजनिक उद्योग, तो सार्वजनिक उद्योग में क्या होता है? इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित रहते हैं और इनका संचालन जो है सरकार स्वयं करती है। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला का लोहा इस्पात, ये सब हमारा सार्वजनिक उद्योग में आता है। निजी उद्योग में आते हैं। तो निजी उद्योग में जब उद्योग में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या सरकारी समितियों का योगदान होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? निजी उद्योग कहा जाता है। जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड, अमूल गुजरात, ये सब हमारा निजी उद्योग है। इसमें जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या सरकारी समितियों का जो है योगदान होता है। तो इस तरह से आपका सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग का क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं ज्योग्राफी के हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पर। तो पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के 2 उदाहरण दिए। आपका भी सब शॉर्ट टाइप ही क्वेश्चन है। तो हम लोग कोनो क्वेश्चन का पूरा ही क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा के 2 उदाहरण, तो लकड़ी, कोयला, गैस, ये सब हमारा पारंपरिक ऊर्जा हो गया। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सूरज का प्रकाश, पवन चक्की, ये सब हमारा क्या हो गया? गैर प्रकाश स्रोत हो गया। तो पारंपरिक और एवं गैर पारंपरिक भी आप लोगों का क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं इसके हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पर। ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन करें। औद्योगिक प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन करें। तो औद्योगिक गतिविधियों का सबसे खराब प्रभाव जो है, यहाँ पर खराब लिखिएगा, औद्योगिक जो है गतिविधियां है, इसका सबसे खराब प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। और उद्योग, विशेषकर रासायनिक उद्योग, सीमेंट उद्योग, इस्पात, उर्वरक, चमड़ा उद्योग आदि से बड़ी मात्रा में विषैले गैस निकलकर वायु को प्रदूषित करती है। और इसी प्रकार कारखाने से निकलने वाले कचरे को जलाशय से प्रभावित करने पर जल प्रदूषण की समस्या हो जाती है। तो औद्योगिक गतिविधियों से सबसे खराब प्रभाव किस पर पड़ता है? पर्यावरण पर पड़ता है। और इसमें विशेषकर रासायनिक उद्योग से जो विषैले गैस निकलती है वो वायु को प्रदूषित करती है, और कारखानों से निकलने वाले कचरे जलाशय को प्रभावित करती है। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसमें 2-3 और लाइन लिख सकते हैं कि इस कारण से ये प्रदूषण हो रही है, इससे भूमि का ह्रास हो रहा है, जिससे वृक्ष की कटाई हो रही है औद्योगिक लगाने में। तो इस तरह से आप लोग इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये आपका लॉन्ग टाइप हो गया। अब हम आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको आप लोग आपदा प्रबंधन बोलते हैं, इसके क्वेश्चन पर। तो आपदा प्रबंधन में टोटल क्वेश्चन की संख्या 4 है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। लेकिन हम लोग आपदा प्रबंधन के 4 क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देखेंगे। तो भूस्खलन के 4 रूपों को वर्णन करें। तो भूस्खलन के पहला है मृदा अपवर्तन। भूस्खलन के 4 रूप में पहला क्या है? मृदा अपवर्तन, इसमें अचानक टूटकर स्थानांतरित हो जाती है। दूसरा जो है वह संपन्न, इसमें बड़ी सेल टूटकर गतिमान होकर तेजी से गिरते हैं। तीसरा जो है प्रभाव, इसमें लगातार सेलों का गिरना लंबे समय तक जारी रहता है। चौथा जो है वो है वर्षा के पानी के साथ मिट्टी और कचरे के नीचे आना। ये सब भूस्खलन के 4 प्रमुख कारण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आपका बाढ़ के प्रभाव को कम करने के 4 उपाय।
तो बाढ़ के प्रभाव को 4 कम उपाय, पहला है ढालू भूमि पर वृक्षारोपण, दूसरा जो है नदी पर तटबंधों का निर्माण, तीसरा जो है जल प्रभाव को उचित प्रबंधन, चौथा जो है आपको घूमती हुई नदियां का सीधा करना। ये हमारा बाढ़ को प्रभाव करने में 4 कारण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 13वां क्वेश्चन है, सुखाड़ के बचाव के 4 उपायों का वर्णन करें। सुखाड़ के 4 उपाय। तो पहला उपाय है वर्षा जल को घरों के छतों पर, कुआं में, नहरों में, तालाबों में, झीलों में संग्रह करना। सुखाड़ के बचाव का 4 उपाय में पहला आप लोग लिखिए कीजिएगा वर्षा जल को संग्रह करना। दूसरा आपको है वनस्पति वर्षा कराने में मदद करती है, अधिक से अधिक संख्या में हमको वन का वनस्पतियों को लगाना चाहिए। यहाँ पहले आप लोग एक लाइन लिख दीजिएगा, सुखाड़ से बचाव के 4 उपाय निम्न है, उसके बाद आप लोग 4 उपाय लिखिएगा। तीसरा जो उपाय है वो है नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकालकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचाना चाहिए। चौथा जो कारण है वो है धरातलीय एवं भूमिगत जल का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। धरातलीय एवं भूमिगत जल का जो उपयोग है वो विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31 नंबर क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है। आपदा प्रबंधन जो है वो क्यों आवश्यक है। तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने के लिए हम लोग आपदा प्रबंधन का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि से घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है और इसी संदर्भ में लोग जो है विशेषकर परीक्षण देकर इसके प्रभाव को कम करने का आपदा प्रबंधन कराता है। मतलब आपदा आने से पहले जो हमको प्रशिक्षण दी जाती है वो हमारा आपदा प्रबंधन है। और ये क्यों आवश्यक है, तो ये आवश्यक है कि उसे पूर्व उसे होने वाली आपदा से होने वाली क्षति को कम करने के लिए। तो इस तरह से हमारा ये जो है क्वेश्चन का सेशन इन होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप सभी स्टूडेंट प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत सारे मेहनत लगे हैं, तो आप बहुत सारे एफर्ट भी लगे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। और अगर आप लोग अभी तक हमारे ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, आप वहां से हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।